यह कहानी सुधा मूर्ति उर्फ लेखिका की जुबानी जो कि हिंदी में बताई जा रही है। लेसन नंबर 6। एन ओल्ड मैन्स एजलेस विजडम, मतलब एक बूढ़े आदमी की लंबे समय तक बनी रहने वाली समझदारी या बुद्धिमानी। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां खूबसूरत घने जंगल और प्रसिद्ध चिल्का झील है। यह अपने महान मंदिरों के लिए जाना जाता है। पुरी जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर प्राचीन भारत की सबसे प्रशंसा लायक वास्तुशिल्प सफलताओं में से हैं। उड़ीसा में भी बहुत गरीबी है और लगभग 13,500 गैर सरकारी संस्था समूह सबसे गरीब लोगों की मदद करने के लिए वहां काम करते हैं। कई आदिवासी लोग राज्य के घने जंगलों के अंदरूनी इलाकों में, दूर दराज के क्षेत्र में सुविधाएं कम होती है, ऐसे इलाकों में रहते हैं। मेरा मजबूत विश्वास है कि जहां भी हमारी कंपनी कोई विकास केंद्र खोलेगी, वहां हमारे इन्फोसिस फाउंडेशन की सेवाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस प्रकार उड़ीसा फाउंडेशन के लिए चलने वाली प्रक्रिया का क्षेत्र बन गया। एक बार मुझे कालाहांडी जाना पड़ा। यह न तो कोई कस्बा का मतलब है एक छोटा सा शहर जहां विद्यालय, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं होती हैं, और न ही कोई शहर, और यह किसी खास चीज के लिए जाना भी नहीं जाता। यह मयूरभंज या कोरापुट जैसे दूसरे आदिवासी जिले का ही एक हिस्सा है। कहते हैं कि आजादी से पहले कालाहांडी पर एक राजा का शासन था। आदिवासी मानते थे कि राजा ही उनका रखवाला है और उसके पास सर्वोच्च शक्तियां हैं। वे इतने मासूम हैं कि आज भी उन्हें यकीन नहीं होता कि राजा अब नहीं रहे। अगर कोई बच्चा अनाथ हो जाता है तो उसे कलेक्टर के घर के दरवाजे पर छोड़ दिया जाता है। उनके लिए राजा ही सबसे बड़ा रक्षक है। भवानीपट्टनम कालाहांडी का जिला मुख्यालय है। यह एक छोटा सा शहर है जो मेरे द्वारा जाने जाने वाले अन्य जिला मुख्यालयों, जैसे धारवाड़, जो मेरा गृहनगर है, से काफी अलग है। सच कहूं तो मुझे आश्चर्य हुआ कि भवानीपट्टनम इतनी उपसी जाने वाली जगह थी। मैं वहां एक एनजीओ के प्रमुख से मिलने गई थी जो अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए अथक काम कर रही थी। उसके सिर पर हर सफेद बाल उसके निस्वार्थ और अपना सब कुछ दान कर देने वाली भावना की कहानी बयां कर रही थी। इन बच्चों की बिना किसी रुकावट के सेवा करने के लिए उन्होंने बगैर शादी के अपना जीवन बिताते रहने का फैसला किया था। भुवनेश्वर से सबसे पास वाले स्टेशन केसीना तक यात्रा करते समय मैं आदिवासी लोगों को देखती रही। वे चुपचाप प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन के आने का इंतजार करते थे। वे अनानास, जंगली केले और आलू जैसी अलग अलग प्रकार की ताज़ी उपज लेकर आए थे। महिलाओं ने चमकीले हरे, चमकीले पीले, गहरे लाल रंग की साड़ियां पहनी थी और अपने काले बालों में फूल लगाकर उन्हें बांध कर रखती थी। मेरे साथ एक इंसान था जो स्थानीय भाषा जानता था और मेरा दूरभाष्य का मतलब है उसे स्थान के लोगों की भाषा को समझने के लिए और मेरी भाषा उन तक पहुंचाने के लिए मेरा सहारा मतलब दूरभाष्य बनने के लिए मान गया था। जमीनी स्तर पर काम करने के लिए स्थानीय भाषा का ज्ञान सबसे जरूरी है। मेरे पास इन आदिवासियों के बारे में पूछने के लिए हजारों सवाल थे कि उनके लिए सभ्यता का क्या मतलब है, उनकी जीवन शैली कैसी है, वगैरह। मुझे बताया गया कि आदिवासी आम तौर पर समूहों में रहते हैं। वे रीति रिवाजों को लेकर इतने मजबूत नहीं होते जितने हम सभ्य लोग होते हैं। यहाँ पर सभ्य का अर्थ है ऐसे व्यक्ति या समाज को दर्शाता है जो अच्छे आचरण, मर्यादा और संस्कारों का पालन करने वाले। वे अपने तौर तरीकों में सीधे साधे होते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि संपत्ति पर किसी इंसान का खुद का हक या अधिकार को लेकर उनकी अपनी सोच और अपनी समझ उनके बीच बहुत कम पाई जाती है। मैं इन लोगों को जानने के लिए मुझे में जिज्ञासा थी। मेरा मिशन उनकी पहचान को खतरे में डाले बिना किसी तरह से उनकी मदद करना था।
मेरे दुभाषिए ने मुझे बताया कि इन आदिवासियों से मिलने के लिए मुझे 2 मील पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि उनके गांव तक कोई कार नहीं पहुंच सकती। काफी दूर चलने के बाद हम आखिरकार एक गांव में पहुंचे। मेरी मुलाकात एक महिला से हुई, जिसकी उम्र का मैं तुरंत अंदाजा नहीं लगा सकी। मेरे दुभाषिए को उस महिला की बातों का अनुवाद मतलब ट्रांसलेट करने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसकी बोली काफी अलग थी। वह एक सांवली रंग और काले बालों वाली महिला थी। उसकी उम्र लगभग 70 साल रही होगी, लेकिन उसके बालों में एक भी सफेद बाल नहीं थे। जाहिर है कि वह अपने बालों को रंगवाने का खर्च नहीं उठा सकती थी। तो उसका रहस्य क्या था? दुभाषिया को नहीं पता था, लेकिन स्पष्ट रूप से यह रहस्य पूरी जनजाति के लोगों का था, क्योंकि उस गांव में एक भी व्यक्ति के बाल सफेद नहीं थे। अगर आपकी इस वीडियो द्वारा थोड़ी भी मदद हो रही हो और मेरी इतनी मेहनत के लिए भी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ये आपकी मर्जी है। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे ताकि सिलेबस से जुड़ी आगे की और भी कहानियां मिलती रहे। तो फिर हम इसी के साथ कहानी में अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेरी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। मैं बूढ़ा तो कह रही हूँ, लेकिन फिर भी सिर्फ उन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना लगभग मुश्किल था। हमारी बातचीत के दौरान उन्होंने कुछ घटनाओं और मौकों को याद किया और उससे हमने निष्कर्ष मतलब मॉरल निकाला कि उनकी उम्र लगभग 104 साल थी। मेरी इस अच्छे स्वभाव वाले इंसान से बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत हुई। मैंने उनसे पूछा, हमारे देश पर कौन शासन कर रहा है? उनके लिए देश का मतलब साफ तरह से कालाहांडी था। उन्होंने मेरी ओर देखा और मेरी अज्ञानता पर मुस्कुराए। क्या तुम्हें नहीं पता? उन्होंने कहा, हमारे देश पर कंपनी सरकार का शासन है। उनका मतलब निश्चित रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी से था। बूढ़े व्यक्ति को पता नहीं था कि भारत स्वतंत्र हो गया है। मैंने उन्हें कुछ भारतीय मुद्रा और अशोक चक्र का प्रतीक दिखाया। वह बहुत खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा, यह तो बस कागज का टुकड़ा है। इसे देखकर आप कैसे बता सकते हैं कि हम पर कौन राज कर रहा है? यह तो गोरी वाली रानी है जो हम पर राज कर रही है। मेरी कोई भी बात उन्हें यह विश्वास नहीं दिला सकी कि गोरी वाली रानी या इंग्लैंड की सुंदर रानी अब भारत पर शासन नहीं करती। मैं जानती थी कि चीजों का बार्टर सिस्टम आदिवासी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बार्टर सिस्टम का मतलब है चीजों या वस्तु के बदले में चीजों को देना। इसलिए मैंने उनसे इसके बारे में पूछा। क्या आप जानते हैं कि कागज के इस छोटे से टुकड़े से जलाऊं लकड़ी, ढेर सारी साड़ियाँ, नमक की बोरियां, माचिस और यहाँ तक कि जमीन का एक टुकड़ा भी खरीदा जा सकता है? उन्होंने मेरी और मेरी भावनाओं को समझते हुए देखा और कहा, इस कागज के लिए लोग लड़ते हैं, अपनी पुरखों की जमीन से दूर चले जाते हैं, अपने जंगल छोड़कर शहरों में चले जाते हैं। क्या हमने उस कागज के टुकड़े के बिना पूरी जिंदगी नहीं जी है? हमारे पूर्वजों ने जी ली थी। हम भगवान की संतान हैं। इस कागज के बिना खुशी खुशी यहाँ बस गए हैं। यह भगवान की जमीन है। इस जमीन का कोई मालिक नहीं है। कोई नदी हमने नहीं बनाई, कोई पहाड़ हमने नहीं बनाया, हवा हमारी नहीं सुनती, बारिश हमसे इजाजत नहीं मांगती। ये भगवान की देन है। हम जमीन कैसे बेच या खरीद सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आता। जब कुछ भी आपका नहीं है, तो आप ऐसे सौदे कैसे कर सकते हैं? आपका यह छोटा सा कागज हमारी जिंदगी को उलट-पुलट कर सकता है। मुझे उनका जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहा था। कुछ समय तक मुझे यकीन था कि मैं उनसे ज्यादा जानती हूँ। हम मुद्रा की चाल, राजनीतिक दलों, बिल गेट्स और बिल क्लिंटन के बीच के अंतर के बारे में जानते हैं।
यहाँ एक ऐसा आदमी थे जो इनक सभी चीजों के बारे में कुछ नहीं जानते थे, फिर भी वह गहरे, हमेशा से सच रहने वाले सच्चाइयों को जानते थे। वह जानते थे कि जमीन, पहाड़ या हवा किसी के भी मालिक नहीं है। कालाहांडी के जंगल में रहने वाला यह बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति या फिर इंटरनेट की नब्ज पर अपनी उंगलियां रखने वाले हम लोग, कौन अधिक सभ्य है? ओके डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन अगर आपकी इस वीडियो द्वारा थोड़ी भी मदद हो रही हो आपके सिलेबस में और मेरी इतनी मेहनत के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ये आपकी मर्जी है। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे ताकि सिलेबस से जुड़ी आगे की और भी कहानियां मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब फिर मिलते हैं जल्द ही फिर अगली वीडियो में।